नमस्कार मित्रों, एलिवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा जो दोबारा होगी उसको ध्यानगत रखते हुए हम लोग जीएस जीके सेगमेंट को लेकर उपस्थित होते हैं। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे जलवायु क्लाइमेट का। क्लाइमेट से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसको ध्यानगत रखते हुए इस कक्षा को फ्रेम किया गया है। तो आइए बात करते हैं। कक्षा होती है वह कक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की कक्षा नहीं कह सकते हैं पूर्णतः, लेकिन ऐसी कक्षा इसको डिजाइन किया जाता है कि प्रत्येक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण हो, प्रत्येक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, यकीन मानिए, विश्वास बनाकर पढ़िए। निश्चित ही अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपके सभी प्रश्न इसी टॉपिक से आएंगे, इसी आप वीडियो से आएंगे। आप देखिए, भारत का उपमहाद्वीपीय स्वरूप, विशाल अक्षांशीय विस्तार, विषम एवं विविध भौतिक रचनाएं, स्वतंत्र भू आकृतिक इकाइयां आदि सभी तथ्यों ने मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप में विशिष्ट जलवायु दशाओं को जन्म दिया है। भारत में विशिष्ट जलवायु दशाओं को जन्म देने के पीछे क्या कारण है? भारत का उपमहाद्वीपीय जो स्वरूप है, विशाल अक्षांशीय विस्तार है, विषम और विविध भौतिक रचनाएं हैं, स्वतंत्र भू आकृतिक इकाई, ऐसी बहुत सी चीजें मिलकर भारत के क्लाइमेट को जन्म दिया है। इस विशाल देश को कर्क रेखा लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। प्रश्न अब यह उठता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से, जिसके कारण तापमान में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, जिसके कारण भारत के क्षेत्रों में तापमान में अत्यंत विविधता पाई जाती है। कहीं उच्च तापमान, कहीं निम्न तापमान। भारत का अगर सियाचिन वाला क्षेत्र देखेंगे तो वहां हरदम माइनस में टेम्परेचर रहता है, और अगर आप राजस्थान के रण का क्षेत्र देखेंगे तो वहां का टेम्परेचर बहुत विविधता पाई जाती है। एक और वर्षा की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार है। मासिनराम मेघालय जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो दूसरी ओर थार मरुस्थल न्यूनतम वर्षा होती है। वहीं स्पष्ट है कि भारत में जलवायु की दशा में देश के विभिन्न भागों में बहुरूपी अंतर पाया जाता है। भारत की जलवायु में ऐसी नहीं है कि जैसी स्थिति जलवायु की जम्मू कश्मीर में होगी वैसी ही स्थिति तमिलनाडु में होगी, या जैसी स्थिति आपकी गुजरात में होगी वही स्थिति अरुणाचल प्रदेश में होगी। बिल्कुल हर जगह की जलवायु भिन्न है। क्यों? इसके पीछे जो कारण दिया गया है आपने पढ़ा। हमारी जो कर्क रेखा है भारत को लगभग बीचों बीच से काटती हुई है, जो वहां के तापमान को निर्धारित करती है, और सब खेल तापमान का ही है। भारत की जलवायु पर 2 बाहरी कारकों का विशेष प्रभाव पड़ता है। 2 कौन कौन से कारक हैं देख लीजिए। उत्तर की ओर हिमालय की ऊंची हिमाच्छादित श्रेणियां इसको संशोधित महाद्वीपीय जलवायु का रूप देती है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं स्थलीय पवनों का अधिक, वायु की शुष्कता और अधिक दैनिक ताप परिसर, एवं जो दूसरा है कारक बाहरी, वो दक्षिण की ओर हिंद महासागर की निकटता इसको उष्ण मानसूनी जलवायु देती है, जिसमें उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आदर्श दशाएं प्राप्त होती है। कि वास्तव में भारत उष्ण मानसूनी जलवायु का आदर्श देश है। उष्ण मानसूनी जलवायु के लिए आदर्श देश कौन सा है? भारत है। प्रश्न पूछेगा कि भारत में वास्तव में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण मानसूनी जलवायु। इसके विकास के प्रधान कारण हिमालय की विशिष्ट स्थिति है, अक्षांशीय विस्तार है, महाद्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय भारत का दूर तक हिंद महासागर में विस्तार है। इसके पीछे क्या क्या मुख्य कारण है? तो मुख्य कारण यह है कि हिमालय की विशिष्ट स्थिति है, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो भी इसकी स्थिति को बनाता है, महाद्वीपीयता एवं प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार, हिंद महासागर से निकटता, ये सभी प्रमुख कारण हैं। भारत की जलवायु पर विषुवत रेखा की निकटता, कर्क रेखा का देश के मध्यवर्ती भागों से गुजरना, समुद्र तल से अधिक ऊंचे होने तथा दक्षिणी भाग का 3 ओर से समुद्र द्वारा घिरे होने का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। अतः देश के विभिन्न भौतिक विभागों के तापमान में बड़ा अंतर पाया जाता है। जो देश को भौतिक विभाजन किया जाता है, तो जितने पार्ट भौतिक विभाजन में होते हैं उन सब में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है, वही बात कह रहा है।
इस महादेश में वास्तविक तापमान के सामान्य वितरण की दृष्टि से सूर्य की सापेक्ष स्थिति का विशेष महत्व है। जो सूर्य की सापेक्ष स्थिति है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। सामान्यतः फरवरी से जून तक तापमान में क्रमिक वृद्धि होती है। फरवरी से जून तक तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और वहीं आगे होते हैं। इसी भांति जुलाई से दिसंबर तक तापमान में निरंतर घटते जाते हैं। देश के अधिकांश भागों में जनवरी सबसे शीतल माह होता है, अतः इस माह में न्यूनतम तापमान भी अंकित किए जाते हैं, जबकि दूसरी ओर जुलाई के प्रारंभ से ही सारे देश में वर्षा होने लगती है व नम पवने चलने से वास्तविक तापमान गिरने लगता है। देश की बात करता है, फरवरी से तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है, जून तक बढ़ता है, जुलाई में मानसून आ जाता है, हवाएं नम हो जाती हैं और तापमान धीरे धीरे पुनः गिरने लगता है। गिरते गिरते दिसंबर तक गिरता है। जनवरी सबसे ज्यादा शीत समय वाला, शीत तापमान वाला माह आप उसको कह सकते हैं। भारत की यही स्थिति है। ऋतुओं की बात कर लेते हैं। सामान्यतः भारत की जलवायु मानसूनी प्रकृति की है। मानसूनी विभिन्नताओं के आधार पर वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। वर्ष में 12 महीने और इन 12 महीनों को 4 ऋतुओं में बांट दिया गया है, मतलब 3 महीनों की एक ऋतु। कौन कौन सी ऋतु है? उत्तर पूर्वी मानसून की ऋतुएं कौन कौन सी है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। 2 ऋतुएं उत्तर पूर्वी मानसून की है और 2 ऋतुएं दक्षिण पश्चिम मानसून की है, वर्षा ऋतु और मानसून के लौटने का समय। जो उत्तर पूर्वी मानसून की ऋतुएं हैं, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, तो शीत ऋतु जो है दिसंबर से फरवरी तक और ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है। जून के बाद जुलाई से टेम्परेचर मानसून आ जाता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु इसे कहेंगे। तो वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक। उसके बाद जब मानसून लौटता है तो भी बरसात होती है, तो वह समय हमारा होता है मध्य सितंबर से नवंबर तक का। ये रही 4 ऋतुएं। कौन कौन सी होती है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसून के लौटने का समय। जो शीत ऋतु होता है वो उत्तरी पूर्वी मानसून की ऋतुएं हैं। ग्रीष्म ऋतु भी उत्तर पूर्वी मानसून की ऋतु है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतुओं में वर्षा ऋतु का नाम ले सकते हैं और मानसून के लौटने का समय का नाम ले सकते हैं। इस प्रकार भारत 12 महीनों को 4 ऋतुओं में डिवाइड कर दिया गया है, आपने देखा। अब आइए एक एक ऋतु के बारे में हम बात करते हैं। ऋतु की बात करते हैं। यह ऋतु दिसंबर से शुरू होती है। शीत ऋतु कब से शुरू होती है? दिसंबर से। इस ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान कम होता जाता है। इसका अर्थ क्या समझते हैं? दक्षिण में तमिलनाडु से अगर हम ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ पढ़ेंगे तो तापमान कम होता जाएगा। मतलब तमिलनाडु से आप जम्मू कश्मीर की तरफ आएंगे तो तापमान में आपको कमी दिखाई देगी। इस ऋतु में विशेषता स्वच्छ आकाश, निम्न तापमान, आर्द्रता, मंद समीर और वर्षा रहित सुहावना मौसम होता है। बरसात नहीं देखने को मिलती है। जो शीत ऋतु होता है उसमें भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न विक्षोभों के आने से उत्तरी भारत में हल्की वर्षा होती है। कभी कभी आप देखे होंगे कि दिसंबर महीने में जो उत्तरी भारत है उसमें कहीं कहीं वर्षा दिखाई देती है, वर्षा होने लगती है। उसके पीछे का कारण क्या है? भूमध्य सागर क्षेत्रों से उत्पन्न विक्षोभ। इन्हीं विक्षोभों के कारण कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात भी होता है तथा इन विक्षोभों के गुजर जाने के पश्चात प्रायः शीतलहरें आती हैं। ये रही बात। इसकी आगे देखते हैं। जब उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी वर्षा होती है। प्रश्न पूछता है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। आगे, क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून लौटते समय बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है, अतः शीतकाल में उत्तरी भारत में उच्च वायुदाब एवं दक्षिण भारत में निम्न वायुदाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जहां पे उच्च वायुदाब रहेगा और निम्न वायुदाब, तो वर्षा होने के पीछे इन्हीं 2 वायुदाबों का कारण होता है। शीत ऋतु में समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं। शीत ऋतु में समताप रेखाएं ऐसी रेखाओं को कहा जाता है जहां पे टेम्परेचर, तापमान बराबर होता है। शीत ऋतु में समताप रेखाएं किसका अनुसरण करती है? अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती है। ये रही बात शीत ऋतु की।
अगली ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से जून तक है। इस मई महीने में उत्तरी भारत अधिकतम तापमान एवं निम्नतम वायुदाब के क्षेत्र में परिवर्तित होने लगता है। थार मरुस्थल में मिलने वाला न्यूनतम वायुदाब क्षेत्र बढ़कर छोटा नागपुर पठार तक पहुंच जाता है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? कमेंट में बताइएगा। बार बार पूछा जाता है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ है। कभी कभी स्थलीय गर्म एवं शुष्क वायु का आर्द्र वायु से मिलने के कारण तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश भी होती है तथा ओले गिरते हैं। इसे मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। कभी कभी स्थितियां ऐसी बन जाती है कि मूसलाधार बारिश होती है और ओले भी गिरने लगते हैं। इसे मानसून पूर्व की वर्षा कहते हैं। मैंगो सावर एक टर्म आता है। मैंगो सावर किसे कहते हैं? मानसून के पूर्व केरल एवं पश्चिम तटीय मैदानों में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर कहते हैं। इस समय वर्षा होने से जो आम होते हैं वो पक जाते हैं। काल वैसाखी ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल में शाम में गरज के साथ होने वाली वर्षा को काल वैसाखी कहते हैं। काल वैसाखी क्या है? वर्षा का एक रूप है। किस वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल में शाम में गरज के साथ होने वाली वर्षा को कहते हैं। इसे नॉरवेस्टर भी कहते हैं। इसे नॉरवेस्टर भी कहते हैं। आगे चेरी ब्लॉसम क्या होता है? कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। यह कहवा उत्पादन वाले क्षेत्रों में बहुत अधिक लाभ देता है। चेरी ब्लॉसम क्या है? ये भी मानसून पूर्व वर्षा है जिससे कहवा वाली फसल को बहुत ही फायदेमंद होता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भाग में चलने वाली गर्म हवा होती है जिसको लू कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भाग में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। ये रही बात ग्रीष्म ऋतु की। बात कर लेते हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु का समय 15 जुलाई से 15 सितंबर तक का होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून महीने में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है जिसके कारण पश्चिमी मैदानी भागों में कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और यह इतना प्रबल होता है कि कम वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार कर इस ओर बढ़ती है। तो पृथ्वी की गति के कारण इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहने लगती है। इस कारण जून सितंबर के मध्य होने वाली वर्षा को दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा कहते हैं। इस वर्षा को जून से सितंबर में होने वाली वर्षा को दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा कहते हैं। बस यही पूछा जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा किसको कहते हैं? जून से सितंबर के मध्य होने वाली वर्षा को। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम 5 जून के आसपास केरल तट पर वर्षा करता है एवं महीने भर में पूरे देश में वर्षा होने लगती है। केरल तट पे सबसे पहले 5 जून को मानसून आ जाता है। केरल तट पे भारत में सबसे पहले मानसून कहां आता है? केरल तट पर। कब आता है? 5 जून को। आगे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती है प्रचंड गर्जन एवं तड़ित झंझा के साथ तीव्रता के से घनघोर वर्षा करती है और इस प्रकार की वर्षा को मानसून का फटना कहते हैं। जब तीव्रतम वर्षा होती है तो उसको क्या कहते हैं? मानसून का फटना। उपमहाद्वीप है हमारा कि स्थलाकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून शाखाओं में बढ़ जाता है। जो दक्षिण पश्चिम का मानसून है वो शाखाओं में बढ़ जाता है, विभाजित हो जाता है। 2 शाखा हो जाती है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो जो अरब सागर की शाखा होती है, मानसून की अरब सागरी शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर वहां वर्षा करती है। फिर दक्कन पठार एवं मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी शाखा में मिल जाती है जिस कारण पश्चिमी हिमालय में भारी वर्षा होती है। दक्कन के पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया तथा गुजरात एवं राजस्थान में पर्वत अवरोधों के अभाव के कारण वर्षा कम होती है। अगर जो बादल है वो टकराएंगे ही नहीं तो वर्षा कहां से होगी? तो वहां पे पर्वत का अवरोध कम है, इसलिए राजस्थान वाले क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, इसकी भी 1-2 विशेषताएं हैं। बंगाल की खाड़ी का मानसून दक्षिण हिंद महासागर की अस्थायी पवनों की वह शाखा है जो भूमध्य रेखा को पार करके भारत में पूर्व की ओर प्रवेश करती है। भूमध्य रेखा को पार करके भारत में पूर्व की ओर मतलब भारत के पूर्व में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, उधर की तरफ प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी की सर्वप्रथम
म्यांमार के अराकान तट से टकराकर तीव्र वर्षा करती हैं। फिर ये पवने सीधे उत्तर की दिशा में मुड़कर गंगा के डेल्टा क्षेत्र से होकर खासी पहाड़ियों, गारो खासी एवं जयंती पहाड़ियां कहाँ हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अत्यधिक वर्षा होती है। ऋतुओं में अंतिम ऋतु मानसून के लौटने का समय क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अक्टूबर तक वर्षा की तीव्रता में कमी आ जाती है एवं मानसूनी पवनें लौटने लगती है, जिससे मानसूनी पवनों का प्रत्यावर्तन कहते हैं। जब मानसूनी पवनें वापस लौटने लगती है तो इसे मानसूनी पवनों का प्रत्यावर्तन कहते हैं। इस समय आकाश साफ हो जाता है एवं तापमान बढ़ने लगता है। जल स्रावित भूमि और अधिक तापमान के कारण वायु की आर्द्रता बढ़ जाती है, जिससे लोगों को उमस का सामना करना पड़ता है। उमस की इस स्थिति को क्वार की उमस या अक्टूबर की गर्मी के नाम से जाना जाता है। क्वार की उमस या अक्टूबर की गर्मी कहा जाता है ना कि क्वार में ही जूता बनाने वाले जो लोग होते हैं वो चमड़ी को सुखाते हैं। क्वार की धूप बहुत तगड़ी होती है, उसके पीछे का कारण आप जान ही गए। मानसून के लौटने के बाद उत्तर भारत की निम्न वायुदाब क्षेत्र खिसक कर बंगाल की खाड़ी की ओर चला जाता है, जो चक्रवात के लिए उत्तरदायी होता है तथा यह चक्रवात भारी तबाही मचाता है। जो यह ऋतु है, इस ऋतु में लौटते हुए मानसून के बंगाल की खाड़ी से गुजरने के कारण कुछ आर्द्रता आ जाती है और जब ये तमिलनाडु तट से टकराती है तो वहां वर्षा करती है। तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि लौटता हुआ मानसून कहां वर्षा करता है, तो तमिलनाडु के तट पर। यह रही आज की हमारी जलवायु के बारे में, ऋतुओं के बारे में कक्षा। जलवायु, हम भारत की जलवायु किन किन चीजों से प्रभावित होती है, क्या क्या वे महत्वपूर्ण कारक है, भारत की जो कितनी ऋतुएं होती हैं, उनका समय क्या होता है, कौन सी ऋतु किस कारण अपनी ऋतु बनाती है, उसकी क्या क्या विशेषता है। जितने सारे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस कक्षा में समाहित करने का प्रयास किया गया है। यकीन मानिएगा, विगत वर्ष का अगर प्रश्न पत्र आप उठाइए और क्लाइमेट वाला अगर प्रश्न आप ढूंढेंगे तो इस कक्षा से निश्चित तौर पर ही वह प्रश्न पूछ लिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। आप पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। आपको अगर हमारी कक्षाएं अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिए। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।